गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर। आज हम टॉपिक वाइज एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि टाइप वाइज है। ये है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में आता है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। इसमें 16 से 18 तक ऑनलाइन परीक्षा का भी डिस्कस किया गया है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? आंसर हो जाएगा विंध्य रेंज की। मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा गुफा शैलचित्र। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? आंसर हो जाएगा कालीबंगा। किस नवपाषाण का स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? आंसर हो जाएगा बुर्ज होम से। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नि कुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा युगल समाधान। लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? आंसर हो जाएगा दैमाबाद। लंघनाज, गणेश्वर, बाघोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? आंसर हो जाएगा गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? आंसर हो जाएगा साबरमती। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? यह अभी भी अपठित है। ठीक है। लघु पाषाण क्या होते हैं? लघु पाषाण औजार, पत्थर के औजार होते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा सतलज। वीडियो में अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आंसर हो जाएगा लोथल। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? आंसर हो जाएगा सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? आंसर हो जाएगा शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात, कच्छ का रण क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, सन्हुदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? आंसर हो जाएगा धौलावीरा। युगल समाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा उत्तम किस्म के जौ। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्ज होम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मैचिंग यहाँ पर ये मैचिंग आमने सामने सही सही किया गया है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, हड़प्पा स्टेच्यू, कालीबंगा हल्के चिन्ह, लोथल पत्तन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कैसी है? आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रैनरी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर हो जाएगा पशुपति। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? आंसर हो जाएगा शिलालेख। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस साथ आता है? आंसर हो जाएगा म्यूजियोलॉजी। अब ऑनलाइन परीक्षा
और ऑफलाइन परीक्षा दोनों इसमें गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। यह है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन भी 5 अगस्त 2017 को पहली पाले में पूछा गया है और ये ऑनलाइन स्टेनोग्राफर का है। इसका डिस्कस हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। तीसरा नंबर प्रश्न है, किस कालीय युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। इसका डिस्कस होगा। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, कोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक विदारणी। दूसरा नंबर है मध्य पुरापाषाण काल, फलक उपकरण तथा तीसरा नंबर है उच्च पुरापाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरजनी उपकरण। अतः स्पष्ट है कि पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो कि सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। एसएससी जो है अपने प्रारंभिक आंसर शीट में इस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना था, लेकिन हाल फिलहाल के उत्तर आंसर शीट में इस प्रश्न का उत्तर पुरापाषाण काल माना है, जो कि यही सही है। प्राचीन इतिहास को हम स्टूडेंट्स कम से कम 3 या 4 पार्ट में कवर करने का कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके कम से कम पार्ट में इसको कोशिश करेंगे हो जाए कवर। ठीक है। अब चौथा नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। आंसर हो जाएगी चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। 5वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे का एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 6वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? स्टार मार्क्स यहाँ पर किया गया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर एक दिया हुआ है आंसर में, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन लिया जा रहा है, जो कि इसमें 2 ऑप्शन कवर नहीं किया गया, इसलिए स्टार मार्क किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका डिस्कस देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका डिस्कस है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सिल्क घड़ी की आयताकार मोहरा, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। 9वां नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था?
आंसर हो जाएगा सी नंबर, मृतकों का टीला। इसका डिस्कस देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। 10 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा धान्यागार। इसका डिस्कस देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 7.01 मीटर थी। 11 नंबर प्रश्न है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका डिस्कस ऊपर के प्रश्न में कर दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 13 नंबर प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण्य मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। 14 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, लोथल। इसका डिस्कस, लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 × 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। 15 नंबर प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसका भी डिस्कस कर दिया गया है ऊपर के प्रश्न में। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? आंसर हो जाएगा लोथल। इसका भी डिस्कस कर दिया गया है प्रीवियस क्वेश्चन में। SSC के सारे प्रश्न इसमें कवर किया गया है, ठीक है। इसलिए हमारा पार्ट जो है, इसका जो सीरीज है, बहुत ही बड़ा हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम से कम उन पार्ट में इसको कवर करने की। और अगर इस वीडियो में कोई डाउट्स हो तो कमेंट में स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करें। 17 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा मिट्टी के पात्र। इसका डिस्कस देख लेते हैं। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरास्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। 18 नंबर प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। इसका डिस्कस देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? आंसर हो जाएगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं जो तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः
हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह पुरुष का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। बीस नंबर प्रश्न है, सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। सोर्तुगुई एक मुंडी गाक सिंधु घाटी स्थित परास्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर से दूसरा टॉपिक जो कि प्राचीन इतिहास का ही टॉपिक है, इसका नाम है वैदिक सभ्यता। इसमें भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का प्रश्न इसमें डिस्कस किया जाएगा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा दर्शन पर। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा जी से 4 वर्ण का उत्पन्न हुआ है। तो पहला है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। उसी में से जो सबसे पहला स्थान पर आता है उसका नाम है ब्राह्मण। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा महाभारत का। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका हो जाएगा ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 4। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद में कौन से उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। अब इससे पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद। इसका डिस्कस देख लेते हैं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? आंसर हो जाएगा जौ यानी कि यव। इसका डिस्कस है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? आंसर हो जाएगा तांबा। इसका डिस्कस है, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। चौथा नंबर प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ये प्रश्न नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर से आएगा। 5 नंबर 55वां प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है?
वेदत्रयी कहा गया है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। याद रखना है इसको। सी नंबर हो जाएगा इसका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये हो गया वेदत्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा ए, जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसका डिस्कस हो जाएगा। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्था में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया है। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 से 50, वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 7 नंबर प्रश्न है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। इसका डिस्कस है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। 8 नंबर प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर। इसका डिस्कस देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। 9वां नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि इसमें सारा ऑप्शन सही है। कैसे ये पुष्टि होता था कि ये लोग ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी होते थे? पशुचारी मतलब पशु को चराने वाले। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। इसका डिस्कस है। की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है। गाय सबसे उत्तम धनी मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गाय ही होती थी और भूमि कभी न होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। 10वां नंबर प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। इसका डिस्कस है। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स, बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। 11 नंबर प्रश्न है, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। निम्न जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। आंसर हो जाएगा इसका समिति। इसका डिस्कस देख लेते हैं। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। 13 नंबर प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। 14 नंबर प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? आंसर हो जाएगा इसका बलि। इसका डिस्कस है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूध या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। 15 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसका डिस्कस है, भारतीय प्रतीक राजचिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। 18 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। इसका डिस्कस है, हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहला नंबर है ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, छठा असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल से नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध एवं जैन धर्म का डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।